अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ख़ास और महबूब प्रोग्राम राह नजात। इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपके तो जो तमाम मसाइल हैं, जो परेशानी है, उनको दूर करना, फिर चाहे वो कुरान अहादीस की रोशनी में हो या फिर जो तमाम दवा हैं और जो कंसल्टेशन है उनके ज़रिए आपकी परेशानियों को दूर करना। आपकी भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं, कोई सवाल है, तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो दीनी बातें हैं वो आप तक पहुंचाए, जो इस्लामिक बातें हैं वो आप तक पहुंचाए, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, ये चीज़ें आप तक पहुंचाए ताकि आप भी उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आए। और साथ ही साथ हमारा ये मकसद है कि इस्लाम की रोशनी को दूर दूर तक पहुंचाए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए जुड़ते हैं रोज़ाना डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि एक मारूफ शख्सियत है। आइए आप हम मिलकर सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर असलम खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तमाम नाज़रीन को, आपकी टीम को और आपको। माशाल्लाह बड़ी मुस्तैदी से आप लोग सब रोज़ाना वक्त पे बस मिलते हैं और पूरे अच्छी तरह से एलिब्रेट करते हैं प्रोग्राम को। सबको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं और रोज़ाना हम उनसे अलग अलग मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान शरीफ की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में और इस्लाम की रोशनी में ये चीज़ें क्या होती है और किस तरीके से इसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आज का हमारा मौजू है हक़ की बात। कल भी हमने इसी को लेकर चर्चा की थी और आज ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और ये समझ लें कि डॉक्टर असलम खान साहब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में हम खुद के लिए वकील हैं और दूसरों के लिए जज है। और डॉक्टर साहब, हमने अमूमन ये देखा है कि जब भी कोई मामला होता है तो हम अपनी वकालत करने शुरू हो जाते हैं कि मैंने ये क्या है, मैंने ये क्या है, अपना बचाव करने के लिए हम शुरू हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को हम जज करना शुरू कर देते हैं। तो खुद के लिए हम वकील बहुत अच्छे हैं और दूसरों के लिए हम जज बहुत अच्छे हैं, मगर इसका अगर उल्टा हो जाए तो कम से कम लोग अपने आप को थोड़ा सा जज करना शुरू कर दें कि मैं कहाँ गलत हूँ और दूसरों के लिए हक के लिए खड़े हो जाए, दूसरे की वकालत करना शुरू कर दे कि भाई देखिए फला शख्स है, बहुत अच्छा है, एहतराम करना चाहिए। तो क्या इससे कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? क्योंकि जो आज का जो माशरा है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हाल हैं और हर कोई ये शख्स चाहता है कि कम से कम उसके लिए कोई साथ खड़ा हो, अमन व अमान कायम हो, मुल्क में भी तरक्की हो। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा कहा कि हम जो है जज बन जाते हैं, लेकिन कुरान जो कह रहा है सूरह अल अलक में आप पढ़ें, 95 सूरत है, 8वीं इसकी आयत है, तो अल्लाह कह रहा है इज़ नॉट अल्लाह इज़ द बेस्ट जज। अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट जज है, उससे कोई अच्छा जज नहीं हो सकता। यानी कि जो वो देख रहा है, जो वो फैसले कर रहा है और जो चीज़ें हमारे साथ गुजर रही हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो वो बेस्ट वे में है। मतलब ये हम कह नहीं सकते कि हमारे साथ में अल्लाह ने गलत किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए फरमाया, सूरह यूनुस की अगर हम आयत को सामने रखें, जो 10वीं सूरत है उसकी 44 आयत है, तो उसमें अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह किसी भी इंसान पर नाइंसाफ़ी नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता, किसी पर जुल्म नहीं करता। जो भी इंसान हैं, जो जो नाइंसाफ़ी अगर उनके साथ महसूस हो रही है उन्हें, तो वो उनके अपने अत्याचारों का फल होती है। यानी कि अपने जो खुद उनके अमाल हैं, वो उनके ऊपर जो जब उसका कहना चाहिए रिज़ल्ट वाक़ई होता है, तो वो इंसान जो है वो कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में एक प्रिंसिपल बता दिया है जी। कि जब ये प्रिंसिपल हमें बता दिया, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम अपने वकील ना बने और दूसरों को जज ना बने। चूँकि अल्लाह ताला जो जो सारी आमाल और सारी चीज़ों का मालिक है, जो हर कहना चाहिए दिलों का मालिक है, जो घटनाएँ घटती हैं हमारे साथ में, जो हादसात वाक़यात पेश आते हैं, उन सब की जो पहले मर्ज़ी अल्लाह की तरफ से होती है और फिर वो मतलब कहना चाहिए फिर वो घटित होते हैं। जी। अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती, तो बेशक। कतई तौर से भी हमारे ना हम ज़िल्लत में जाएँगे, ना हम बीमारी में जाएँगे, ना हम परेशानियों में जाएँगे। तो ये बेशक। सारी चीज़ें जब भी आती हैं, जबकि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कमियाँ होती हैं। बेशक। क्या इसको हम इस तरीके से भी देखें कि वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और जो भी होता है उसके फ़ैसले के मुताबिक ही होता है, बस हमारी सोच का फेर हो जाता है। कई मरतबा हम लोग ये सोच जाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमको नहीं करना चाहिए। क्या हम बहुत जल्द ही बेसब्रे हो जाते हैं? बिल्कुल सही कहा। देखिए, बेसब्री जो पन है, वो हमारी ज़िंदगी में आम तौर से हर एक ही आदमी किसी न किसी मौके पर बेसब्र हो जाता है। सूरह नहल पढ़ें आप, देखिए उसकी 90 आयत है, अल्लाह ताला कह रहा है यकीनन, मतलब हम लोग जो हैं अपनी जो नेमतें हैं और जो हम पे वर्षी होने वाली है, निस्संदेह अल्लाह आदेश देता है कि न्याय का और उपकार का और रिश्तेदारों को देने का। लेकिन हम लोग ना न्याय करते, ना उपकार करते और ना रिश्तेदारों को देते हैं। रिश्तेदारों से इसलिए
हम वो दूर रहते हैं कि जी। वो हमारी बुराई करते हैं, वो हमसे हसद करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं समझते, वो ग़ीबत करते हैं। हमें अक्सर रिश्तेदारों से, दोस्तों से ये बातें सुनने को मिल जाती है। तो हम कुरान की उस बात को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने सूरह नहल में हुक्म दिया है कि जब तुम इस तरह से करोगे तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की मर्ज़ी तुम पे आएँगी और ये हक होगा कि भले ही कितनी बुराई करें, कुछ भी हो। और दूसरी बात मैंने ये भी कहना चाहता हूँ, कुरान को समझते हुए अल्लाह ताला उनको पसंद करता है, क्योंकि एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार देखिए, अब तो गौर से देखिए कि अल्लाह ताला बार-बार कह रहे हैं कि कुरान को अक़ल के लेवल पे पढ़ो, यानी इंटेलेक्चुअल जी। बनो इससे पढ़ के और इससे विज़डम लो। मिसाल के तौर पे लोग जो है विज़डम लेने के बजाय ना उसको मज़ाक बना लेते हैं आयतों को, या उसका गलत यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ पर हम आयत का मफ़हूम जानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला जी। ऐसा क्यों कह रहा है। मिसाल के तौर पे अब ये एक आयत है कुरान की सूरह बकरा में कि आप जो हैं इंसानों के लिए कहा गया कि आप जो है 1 से ज़्यादा यानी 4 तक बीवी कर सकते हैं। हुँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला उसी आयत में कह रहा है आप अदल नहीं कर सकोगे, सिर्फ़ जो है 1 से निकाह करो। हुँ। और आम तौर से हम देखते हैं कि इंसान जितने हैं, क्योंकि मेरे पास मरीज़ आती हैं और ख़वातीन आती हैं, 8-10 लाख मरीज़ माशाअल्लाह मैं देख चुका हूँ, सन 1974 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मैंने देखी है कि जब 1 से नहीं कर पाए 4 से कैसे प दूसरे अल्लाह ने दुनिया बनाई है ये। मिसाल के जी। तौर पे इस वक़्त जो है 8 अरब आदमी हैं, तो 8 अरब आदमियों में से 400 जो अरब हैं वो मर्द हैं और 1600 औरतें नहीं हैं। और जी। कभी भी दुनिया में ऐसे नहीं रहा कि 1 के मुकाबले में 4 फीमेल हो। ना बिल्कुल। इंसानों में रहा, ना जानवरों में रहा। ये तो अल्लाह ताला ने आपका एक टेस्ट लिया, जैसे आप देख रहे हैं, आप सूरह पढ़ें, अल बलद पढ़ें, उसमें लाफ़ में पढ़ें, तो जी। अल्लाह ताला कह रहा है फलक तहा मा लक़बता व मा अदराका मा लक़बा, कि क्या जानो तुम? अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें इदराक नहीं है। तो अल्लाह हुँ। ताला ऐसी आयतें डाल के देखता है मर्दों को, और बहुत से लोगों ने फ़तवे दे डाले कि 4 बीवी करना फ़र्ज़ है। अरे भाई नहीं, ये नहीं है। अल्लाह को मालूम नहीं है कि 1 के बदले 4, यानी कि ख़वातीन 4 की तादाद में होनी चाहिए, लेकिन कभी जी। ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कि मेल और फीमेल जो है हमेशा इक्वलिटी में या थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहते हैं, ज़्यादा नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है कि जंग किसी ख़ास इलाके में हुई हो और वहाँ किसी ख़ास परिस्थितियों में जो है आपने दूसरा, तीसरा निकाह, चौथा कर लिया, तो वो जायज़ करार दे दिया गया। तो एक्सेप्शन को हम जो है जनरल ना बनाएँ और कुरान को इंटरलिंक करके पढ़ें। ये नहीं कि कोई एक आयत आ गई, तो उसके अलावा जितनी भी बातें हैं उसको उसमें जोड़ दी, ऐसा नहीं है। उस बिल्कुल। आयत को देखना पड़ेगा हमें, जैसा अभी मैंने इसको जोड़ा ख़ासतौर से अल बलद को, कि जी। देखिए क्या आप क्या समझेंगे घाटी में क्या क्या कहाँ चढ़ गए? आप जी। जानते हैं फलकता हमला कबा व मा अदराका मा लक़बा। तो ये जब समझेंगे आप, तो फिर इंशाअल्लाह कुरान के मफ़हूम को जानेंगे, और हुँ। कुरान के मफ़हूम को जानने का मकसद या मतलब ये है कि अल्लाह की इंटेंशन को जानेंगे आप। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया। हमारे नाज़रीन भी इस प्रोग्राम को रोज़ाना देखते हैं और वो रोज़मर्रा अपने सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। अपने नाज़रीन से हम ये इल्तिजा करेंगे कि अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है जिस्मानी, रूहानी, तो आप डॉक्टर असलम साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बेहद ही ख़ास वक्त निकाल कर वो हमारे साथ मौजूद हैं और जो दिए गए नंबरात हैं उन पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हक की बात को जब भी आप रखेंगे तो इसमें एक चीज़ निकल कर सामने ये आती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। लाइक अगर हमने कोई सी चीज़ कही है तो कम से कम उसका मफहूम जानना पड़ेगा, और कुछ जगहों पर हमने तनाज़े भी देखे हैं कि इसमें ये चीज़ कही गई है, तो ये समझ का फेर होता है या फिर जानबूझकर इसको एक तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है, या फिर उसके अक्ल पर पर्दा पड़ा होता है? देखिए, हज़रत अली ने फरमाया कि इंसान जो है इस दुनिया में एक स्ट्रेंजर, एक ट्रैवलर की तरह है। और हम्म। ये कुरान भी कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तमाम सहाबा जिनसे भी देखे अलग-अलग मफ़हूम से, अलग-अलग मौक़ों पर अलग-अलग हदीसें बयान की गई हैं। तो हम जो हैं इस दुनिया में, जैसे हम ट्रेन से मान लें यहाँ से मुंबई जा रहे हैं और मुंबई जाकर के हमें रहना है, तो हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कैसे ही बैठ जाएँ, लेकिन हमारी मंज़िल जो है सबकी एक, यानी कि पैराडाइज़ है। तो जी। ये जो ट्रैवलिंग पीरियड है, इसको हम मोहब्बत से काटें, इसको हम खुदा की बनाई हुई क्रिएशन से मोहब्बत करें, सबसे, किसी से ताज्जुब ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी पे मुकदमे ना ठोकें, किसी के लिए साजिश ना करें, किसी ख़ास मज़हब से, किसी ख़ास इंसान से, किसी ख़ास लिबास से, मतलब ये ना सोचें कि ये ख़ास खित्ते के लोग बुरे होते हैं, मतलब कभी जनरलाइज़ ना करें। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं, और अल्लाह ताला कुरान में खुद इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि यहूदी हो, नसारा हो, साबई हो, या ईमान वाले जो क्लेम सो कॉल्ड, जो हम लोग क्लेम कर रहे थे उस वक़्त ईमान वाले, उन सबको इक्वल कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान में कई मर्तबा कहा है। और ये कहा कि सब जगह अच्छे लोग हैं, वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं और अच्छे काम करते हैं, और सब जगह ऐसे लोग हैं जो बायोलॉजिकल हैं, कि सिर्फ़ इसलिए हैं वो बायोलॉजिकल कि वो हिंदू घर में पैदा हुए, सिर्फ़ इसलिए मुसलमान हैं कि बायोलॉजिकल मुसलमान के घर में पैदा हुए। अल्लाह चाहता है कि हम गौर व फ़िक्र करें
क्योंकि इसमें हमारा कोई प्लस पॉइंट नहीं कि हम कहाँ पैदा हुए, ये तो अल्लाह के हाथ में था। अब हमें प्लस पॉइंट ये है कि हम खुदा से कैसे मोहब्बत करें, और खुदा की क्रिएशन यानी जो सफ़र बताया हज़रत अली ने दुनिया को, ये जी। जो सफ़र है, ट्रेवलर्स है हम सब, इस सफ़र को किस तरह से सुकून के साथ में, मोहब्बत के साथ में, बिना किसी कहना चाहिए करप्शन के साथ में, यानी कि हम विद विद पीसफुल कहना चाहिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, तभी तो होगा वो। और वो क्रिएट कब होगा, जब हम, आपने कहा कि इंसाफ करेंगे, और इंसाफ करेंगे, हक बात कहेंगे, और हक बात दूसरों के लिए नहीं कहेंगे। आमतौर से हम कोई गलती करता है एकदम खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए कि साहब आपने ये गलत किया, लेकिन हम खुद ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जहां पर कोई इस वक्त नहीं होता, लेकिन हमारा दिल और हमारा जमीर तो होता है, जी। फरिश्ते तो होते हैं वो जो हमें मलामत करते हैं कि तुम बेशक। दूसरे को तो एकदम टोक देते हो और अपना आप गलत काम करते हो। तो हमें ये गौर करना होगा, इंसाफ अगर मांगना है, कि क्या हमने कभी बेइंसाफी की। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे यतीमों के लिए या मिस्किनों के लिए हम बेइंसाफी करते हैं, उनको जी। नहीं देते। और पड़ोस का कोई आदमी आ जाए, ये भी बना इंसाफी में, कि उसने बिल्कुल। आपसे माचिस मांगी, उसने आपसे जरा सी चीज मांगी, पड़ोस के आदमी ने, हम्म। आपने उसको जलील कर दिया, अरे ये तो रोज खड़ा रहता है, ये जलील हम्म। आदमी, उसे मना कर दिया, डांट दिया। तो ये भी नाइंसाफी में आती है, और हम लोग बिल्कुल। ऐसा करते हैं। जो खासतौर से ऐसे लोग हैं जो बाख्तदार लोग हैं, बाइसेप कहना चाहिए एम्पावरमेंट में हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने को मॉडेस्टी में लाएं, क्योंकि बिल्कुल। मॉडेस्टी जो है इंसाफ का बेस है। बेशक। ठीक है, एक कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई सारे कॉलर्स फोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले कॉलर अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? हाँ हाँ। जी, सवाल कीजिए अपना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल साहब, सवाल कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। भाई आवाज आ जी रही हाँ है, जी हाँ फरमाइए। जी, आवाज आ रही है। हम्म। जी सवाल ये है कि हमारी बहू है, हम्म। तो उसको कुछ दौरे का कभी कभी झटका आता है। हम्म। ये कैसा दौरा है? मिर्गी का दौरा? हाँ ऐसे ही है, करीब करीब में। अच्छा, मिर्गी का है। वो तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा, डॉक्टर ने मिर्गी की दवा पिलान वगैरह जो गोली ट्रीटमेंट होती है ट्रीटमेंट white- ट्रीटमेंट बहुत कराया है, इसमें बहुत बहुत हद से ज्यादा हो गया है। वो कभी कभी, और अभी फिलहाल में जो है कुछ 4-5 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। दौरे बहुत पड़ रहे हैं। बच्चे कोई बच्चे हैं फायदा आपके? नहीं हुआ, कोई इफेक्ट। कितना जाए वहाँ मजहर हुसैन के यहाँ दवा कराया है 2 साल लखनऊ में। बच्चे फिलहाल हैं मैं उन- सूरत में हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए वैसे जी हाँ। एपिलेप्सी जो है, मिर्गी का कोई इलाज तो इसमें एलोपैथिक में तो है ही नहीं, और हाँ नेचुरोपैथी में इतना है कि आप जो है उनको गोल्ड माजून खिलाते रहें। जो आप बता रहे हैं कि हाँ आप ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, फ्रिक्वेंटली दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स होते हैं, हाँ फिट्स आते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें कमी हाँ आएगी, और उनको हाँ तकवीत मिलेगी, और साथ साथ जो है उनके जिस्म की जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो मुख्तलिफ हाँ। बीमारियों से लड़ने के लिए जो है हमारी ताकत देती है, तो इंशाल्लाह वो आप खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ उससे बहुत फायदा होगा। बाकी जो तो रिपोर्ट है किस तरह की मिर्गी है, और कितने परसेंट वहाँ ब्लॉकेज है ब्रेन में या हेमरेज है क्या है, उसकी अगर रिपोर्ट भेजेंगे तो इंशाल्लाह रहमान उसके बाद में फिर हम सोचते हैं कि उसमें और ज़्यादा क्या किया जा सकता है। बेशक। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, तबस्सुम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरी बेटी है, अभी मार्च में 3 साल की हो जाएगी, और उसके जो गर्दन है जी। उसमें राइट साइड में छोटी सी गांठ है, और मैं उसको होम्योपैथी में बहुत दिनों से दिखा रही हूँ, जी। दवाई भी दी, लेकिन ऐसे कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ा है। हम्म। हाँ, और दूसरा वो कमजोर भी है मेरी बेटी। अच्छा, मेरी एक दूसरी बेटी है, वो बहुत हेल्दी है, वो 7 साल की है। ठीक है। हाँ, और वो उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है बच्ची। ठीक और है। एक चीज ये कि जो बड़े लोगों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके लिए कोई दुआ बताएं। मेरा भाई है, वो है 34 ईयर की, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है तो इंशाल्लाह। हाँ, डॉक्टर साहब से समझना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब 3 साल की है, एक छोटी बच्ची है, गर्दन में छोटी सी गांठ बता रही है ये, और होम्योपैथिक में कुछ इलाज भी चल रहा है, लेकिन कमज़ोर ज़्यादा है वो। जी, तो गर्दन में गांठ है और कमजोर है, तो उसका एक बार टेस्ट करा लें। सीबीसी टेस्ट होता है, उसमें आ जाएगा कि खुदा न खास्ता जो गांठ है ये ट्यूबरकुलर ग्लैंड तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो या फेरेंजाइटिस हो जाती है एक बीमारी, वो तो नहीं है। तो उसकी जांच करा लें, सीबीसी की रिपोर्ट, क्योंकि बच्ची कमजोर भी हो गई है, इसलिए लग रहा है कि हो सकता है कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन ना हो गया हो। और दूसरी ये कि फिलहाल उसको ताकत के लिए, चूंकि कमजोर है,
तो एनएमसी करिश्मा लीवर टॉनिक और साथ साथ जो है बच्ची को उसे माजून देते रहें सिपल, ताकि उस बच्चे की जो हड्डी हैं और जिसम है फरबा होने लगे। जैसे बता रहे हैं 7 साल की जो बच्ची है वो तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, इसका मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन है, बीमारी नहीं है, और इस बच्ची को हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ है तो इंशाअल्लाह रहमान इस उम्र में जल्दी बीमारी आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है, ठीक हो जाएगी। और इनके शौहर वो भाई हैं जो सॉरी उनको गुस्सा बहुत आता है, इस पर तो हमने कई एपिसोड चलाए हैं रूहानी तौर से भी और वैसे भी। तो उन्हें बताइए कि देखिए गुस्सा करने से ख़ास तौर से हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है और कभी कभी हमें हार्ट अटैक भी हो जाता है गुस्सा करने से, और हमारी जो ये नसें हैं वेसल्स हैं जो ब्लड की वो भी ब्लास्ट हो जाती हैं। तो बड़ा नुकसानदेह है जिस्मानी तौर से भी और अल्लाह के यहाँ से भी। और गुस्सा अच्छी चीज़ इसलिए है कि ये एक एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे आप समझ लें एटम बम है और न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जो बिजली हमारे घरों में आ रही है आमतौर से बहुत सी जगहों पर, वो न्यूक्लियर यानी एटम से बनती है। तो वो बनती है तो बहुत सस्ती और अच्छी होती है, और जो उससे हमें गुस्सा करें एटम बम, जैसे जापान में 2 शहरों पर डला तो 2 शहर तबाह हो गए, नागासाकी वगैरह आपने सुना। तो इसलिए हमेशा तबाही का बायस बनता है गुस्सा। गुस्सा आए उस एनर्जी को जो है आप अपने जिस्म में अपने जोश के लिए, अपनी हिम्मत के लिए, अपने फोकस करिए, अपने जो आपके जिसम आपका कहना चाहिए मिशन है, तो उस मिशन के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। उसमें आप एक कहना चाहिए डिटर्मिनेशन पैदा करेंगे गुस्से से, तो इंशाल्लाह वो एनर्जी जो है आपको उस गोल को हासिल करने में फ़ायदा देगी। फिलहाल दवाई की बात मैं बता रहा हूँ कि आप जो है इसमें ख़ास तौर से खसखस जो होती है, खसखस जो है रोज़ाना उनको पिलाएं दूध में मिलाकर, साथ साथ उनको थोड़ी माजून दे दीजिए सिल्वर की, इंशाल्लाह उससे जो उनकी गुस्से में नसें एक्टिव हो जाती हैं ज़्यादा और आदमी वायलेंट हो जाता है वो नहीं होंगे। और एक सवाल इनका था कि 7 साल की बेटी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, उम्र में ज़्यादा बड़ी दिख रही है। नहीं वो ठीक होगी, थोड़ा बच्चे वो खाने पीने में ध्यान रखेगा, कोई उसे दवा की जरूरत नहीं समझता हूँ मैं। बस ये फैटी चीज़ें मत दीजिए इंशाल्लाह। तो वो जो फैट जो उनको जो अंदर डिपॉजिट हो गई है, चाहे बेली पे हो या यहाँ जांग वगैरह पे हो जाती है, बच्चे हेल्दी हो जाते हैं तो उसको वो घट जाएगी जब फैट कम देंगे। और पेस्ट्री है, बाजार की चीज़ें हैं, ये चीज़ें मत दीजिए, चॉकलेट भी मत दीजिएगा इंशाल्लाह। तो फिर आप देखेंगे बच्चे ठीक होंगे। साथ साथ उसे कसरत के लिए कहिएगा और रस्सा कूदने के लिए कहिए, इंशाल्लाह रस्सा लेगा वो कूदे रोजाना आधा घंटे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे, तो बहुत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक दवा है। एक और कॉलर हमारे साथ नसरुद्दीन साहब जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नसरुद्दीन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए अपना। ये जो सेबेशियस सिस्ट होता है ना, उसके लिए कैसे कुछ इलाज है उसके लिए बगैर ऑपरेशन के? क्या होता है? ये जो सेबेशियस सिस्ट है? हाँ, सेबेशियस सिस्ट। अच्छा, कहाँ पर सिस्ट है? बगैर ऑपरेशन है आप किस जगह पर है? समझ पाए आप? पीठ पे हो जाता है, हाथों में हो जाता है, फुंसी जैसा हो जाता है। लाइपोमा होगा, वो सिस्ट नहीं होगी, लाइपोमा हो जाता है। बहुत सारे हो गए ना। नहीं उसको में बोलते हैं। ठीक है, इनके सवाल का जवाब लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, इरफाना साहिबा राजस्थान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं जी। कि पहला तो ये है कि डॉक्टर साहब जैसे आप तेल वगैरह बनाते हो, हमने लिया भी है करिश्मा हेयर ऑयल वगैरह, तो जैसे बच्चों की मालिश के लिए आप सजेस्ट करते हो जैतून का तेल, और उन तेलों से जो भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं उनसे हमें बेनिफिट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक पर्टिकुलर जैसे बच्चों की मालिश के लिए तेल नहीं बना सकते हो क्या? जैसे मतलब क्योंकि आप लोग क्या दुआ करते हो हर प्रोडक्ट बनाने के लिए, पहले अल्लाह से दुआ करते हो, तो वो क्या बच्चे हेल्दी हो जाए जी, एक पर्टिकुलर। हाँ, बच्चों की मालिश के लिए जैसे जो बाहर के आते हैं, तो आप भी ये गुजारिश है कि आप भी बनाइए प्लीज। और दूसरा ये है कि जैसे माँ फीड कराती है बच्चे को, तो जैसे 11 महीने का बच्चा है या साल भर का होने वाला है, तो उस दौरान क्या अपन बच्चे को मछली खिला सकते हैं क्या? क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है और दूध के ऊपर बोलते हैं अपन मछली वगैरह ये नहीं खा सकते हैं। जी, अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह ज़हीन है आप। अल्लाह ताला आपकी रहमत को जो है और ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है, जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से इसका। देखिए, आपने कहा तेल बनाए, माशाल्लाह हम ये वाकई सही कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। फार्मेसी हमने खोली तो कोई हमारा इंटेंशन नहीं था, हम तो माशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत चल रही है हमारी और कोई हमें ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, अल्लाह का शुक्र। ना ही ऐसे कोई तमा है कि बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए। लोगों ने फार्मेसी खोली तो हम दुनिया में फैला दिए। खैर वो उनका कंट्रीब्यूशन भी है उन लोगों का। हमारे कुछ लोग बेचारे कमज़ोर होते हैं, नहीं कर पाते, वो सिर्फ ये चाहते हैं हमें मिलता रहे, देना नहीं जानते।
तो हम भी इसमें कोशिश करते हैं, जैसे 1+1 की डील अभी हमने की है, फ्री दे रहे हैं, और ऐसी तेल वगैरह हम घटाते रहते हैं। तो आप जो उसके लिए तेल हमारे पास है, लेकिन अभी कोई चीज़ अगर हम अलग से पेटेंट कराएं, जैसे करिश्मा हेयर ऑयल कराया या और चीज़ कराया, उसके बॉक्स बनवाने में, उसका पेटेंट कराने में, उसका रजिस्ट्रेशन कराने में, तो हमें एक समझिए तकरीबन 7-8 लाख रुपए का मिनिमम एक एक्सपेंस आ जाता है, आपसे बताएं। तो इसलिए हम जो है इतने सारे प्रोडक्ट, क्योंकि अभी भी हमारे 15-16 प्रोडक्ट आ गए हैं मंजराम पे, और सिर्फ हमारी जो एज है फार्मेसी की 2 साल की है, यानी कि इन्फेंसी में चल रहे हैं अभी। तो इतनी उसमें पे हमने जितना भी कुछ मिला है, हमें सब कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता देने की कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये हम कभी नहीं करते कि कोई आदमी नहीं देख रहा तो ना देखे और गोल्ड वो उसमें ना डालें, क्योंकि हमें तो पैसे दे रहा है, लेकिन कभी ये सोचते नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें कभी ऐसा ना बनाए कि जो चीज़ें हमने बताई है वो डालें। तो ऐसा तेल हमारे पास है बच्चों के लिए, अगर आप मंगाना चाहती हैं तो हम उसमें, हमारे पास घिया ऑयल है, प्लस ऑलिव ऑयल है, प्लस अलग अलग तरह के, मान लो एज के हिसाब से वो हम बना के भेज देते हैं, लेकिन उसको अभी हमने पेटेंट नहीं कराया। हाँ, पर्टिकुलर बच्चे के लिए हम भेज सकते हैं, आप मंगा सकते हैं इंशाल्लाह रहमान, मुख्तलिफ तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल इनका था कि वो फीडिंग को लेकर कि मछली खाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये खाने पीने का बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जाने के, खाना पीना आम तौर से जो हम बीमार होते हैं वो खाने पीने की वजह से होते हैं। मतलब जो चीज़ें साथ में कॉम्बिनेशन नहीं खा सकते उसे भी खा लेते हैं, जैसे दही है और रात को दही खाना, या दही है या खीर है मछली के बाद खाना, या पनीर के साथ दही खा लेना, दही रायता अक्सर आमतौर से सभी खाते हैं ऐसा। और ये कहना चाहिए खीर खा लेना गोश्त के बाद में, आमतौर से शादियों में सभी खाते हैं खीर, या आइसक्रीम खाते हैं शादियों के बाद फ़ौरन, ये सब बीमारी का बायस बनते हैं। और बारीक रिसर्च जो हुई है उससे पता चला है कि जो फ्रीज में हम चीज़ें रखते हैं उन चीज़ों से भी फिर नुकसान होते हैं। या बहुत ज़्यादा अंडे उबाल दिए हमने, अंदर से वो नीले पड़ जाते हैं, वो पॉइजनस सब्सटेंस हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करके उन्हें खा रहे हैं। फ्रीज में रखे हुए अंडे निकाले, वो ठंडे थे, फिर हमने उन्हें गर्म किया, वो पॉइजनस सब्सटेंस सब में बन जाता है। ये हमने फ्रीज में बचे हुए चावल रख दिए, आमतौर से हम सभी रख देते हैं, तो वो गलत है। एक तो खुला न रखें उन्हें, और कोई भी चीज़ रखें तो पन्नी में पैक करके रखें, ताकि उसकी जो गैस है अंदर वो नुकसान, जो उसके अंदर चली जाती है वो नुकसान देती है। तो ऐसे ये मछली की बात बताई आपने, तो मछली जैसी चीज़ है या जिसमें भी हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन होती है, इन चीज़ों के बाद में हम दूध बिल्कुल मना करते हैं, भले ही माँ का दूध हो, बकरी का दूध हो, या किसी भी तरह का दूध हो, तो इसलिए दूध ना दें, बल्कि मछली ही ना दें, कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह अगर आप मछली खा रही हैं खुद, तो उसमें दूध में असर आ जाएगा, वो नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर अलग से खिलाएंगे इंशाल्लाह से मछली, तो फिर उसे नुकसान दे सकता है। ठीक है, शेख कयूम साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कयूम साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल सर, ये कीजिए। हमारी बच्ची है। जी हेलो जी जी, सुन रहे हमारी हैं। बच्ची है सर, उनकी उम्र है 15 साल। जी और सर जी उनको टाइफाइड हुआ था एक 15 दिन पहले, जी और ट्रीटमेंट पूरी की सर हमने, जी। लेकिन सर उनके पैरों में और हाथों में बहुत दर्द है सर। इस कदर दर्द है कि रात में मतलब रोते हो दर्द जी। के कारण। तो सर उस पर कुछ इलाज वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या आप? ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, 15 साल की बेटी है, अभी काफ़ी ज़्यादा एज भी नहीं है, और बावजूद इसके थायराइड की प्रॉब्लम बता रहे हैं, टाइफाइड की प्रॉब्लम बताई हैं, तो टाइफाइड के बाद अब हाथों और पैरों में दर्द काफ़ी बता रहे हैं। जी, टाइफाइड जो है, देखिए टाइफस फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर को कहते हैं, ये हिंदी में आंत्र फीवर भी कहते हैं। तो आंतों में बड़ा काफ़ी कहना चाहिए डायरेक्शन जो है, प्रोबायोटिक्स जो है वो किल हो जाते हैं। और जब हम एंटीबायोटिक से अक्सर इलाज कराते हैं, तो एंटीबायोटिक के इलाज कराने की वजह से जो है वीकनेस भी आ जाती है, कैल्शियम वगैरह ही बॉडी से, उसका भी अखराज नेचुरल जो फॉर्म होती है वो हड्डियों से बाहर निकल के इस्तेमाल होता है बीमारी में, तो वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे में देखिए इसमें खमीरा मरवारिद देना चाहिए, ख़ास तौर से इसमें जिसमें सच्चे मोतियों से बनता है। और सच्चे मोतियों की पहली बार हमने कोशिश की है दुनिया में कि आप सच्चे मोतियों के माजून भी सामने लाएं, क्योंकि अभी तक खमीरा सिर्फ था इसमें मरवारिद, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि टाइफाइड वालों के लिए, या जिनकी विलाइज बंद हो जाती है इंटेस्टाइनल फीवर की वजह से, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये खिलाइए, और 2 बूंद रोज़ करिश्मा पेनिल ऑयल की पिलाइए, साथ साथ उसकी जहाँ पर दर्द हो हम मसाज भी कर दिए, इंशाल्लाह फ़ायदा हो। इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनीसुद्दीन साहब हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब, ये हमारे लड़का है 32 साल का, उनको ये इरिटेबल सिंड्रोम, आंतों में कुछ तकलीफ है उनको। तो डॉक्टर से बताए, एलोपैथी में डॉक्टर टेस्ट करने के बाद डॉक्टर से बता दिए कि ये क्यूरेबल नहीं है,
आप परहेज करना बोलते हैं। आपके पास कोई इलाज इसका? जी जी, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें देखिए, एक तो हमेशा जब भी खाना खाएं उसके 3 घंटे बाद लेटें, और लेटें लेफ्ट करवट से लेटें, और जब लेटें तो बीच में एक तकिया लगा लें। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, ये ऐसे इंशाल्लाह अगर हम वक्त पर सोएं, साउंड स्लीप लें, और वो चीज़ें ना खाएं जो नुकसान देती है, जंक फूड है या ऐसी चीज़ें हैं जो मैदे से बनती हैं, या वो चीज़ें हैं जो शुगर जिसमें केमिकल्स होते हैं जो चीनी कहते हैं, उसे खाएं, तो उससे ये बढ़ती रहती है। तो खुराक पर ध्यान रखें, और खुराक का ध्यान रखने का मकसद ये है कि आप 1 हफ्ते तक बिल्कुल कोई भी बनी हुई चीज़ जो तवे पे हो या कुकर में हो बिल्कुल मत खाएं। आग पर बनी हुई चीज़ है, आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहें और नारियल पानी पे रहें, या फिर जूसेस पे रहें इंशाल्लाह। और साथ साथ में लिवर टॉनिक और माजून जो है वो आप ले लें, गोल्ड माजून। इंशाल्लाह रहमान कमज़ोरी भी नहीं आएगी, और आपकी ये बॉल सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जी, अब ब्रेक पर जाने से पहले नसरुद्दीन साहब ने हमको कॉल किया था बेंगलुरु से। उनकी भी एक प्रॉब्लम थी, सिस्ट की प्रॉब्लम, और पेट पर वो कुछ बता रहे थे कि कुछ फोड़े टाइप में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ फोड़े टाइप में हो जाते हैं, सिस्ट बता रहे थे, हालांकि वो सही नहीं बता पाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखिए, ये भी हमारे गंदगी जो टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है, जो हम भी खाते पीते हैं, तो वो अल्लाह का तरीका है निकालने का। तो इसको बाहर निकालने के लिए ये तरीका है कि वो जो फुंसी, फोड़े, इचिंग, वो जो बाहर निकलता है पानी सा, वो गंदगी होती है। तो इसलिए इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। और फिर भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपकी, तो आप इसके लिए अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाएं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो माशाल्लाह हमने बनाई है सारी दवाई, तो इनको भी इस्तेमाल करें। ख़ासतौर से इसमें हमारी सिल्वर माजून काम करेगी, जो इरिटेशन या इरिटेबिलिटी नहीं होने देगी स्किन पे। और साथ साथ खाने पीने का ख्याल रखें, जैसे लौकी का जूस पीते रहें रोज़ाना, और या पेठा होता है उसका जूस पी लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में एल्कालाइन और एसिडिक 2 चीज़ें हमेशा काम करती रहती हैं। अगर पीएच वैल्यू हमारी मेंटेन नहीं है, तो कोई ना कोई जो खुजली है, एलर्जी है, खांसी है, बुखार है, इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आप ज़रूरी है कि फलों पे ज़्यादा निसार करें आप, और ख़ास तौर से इसमें बेल का जो आप वो खा लें मुरब्बा इंशाल्लाह रहमान। और मुरब्बा शहद में बना हुआ हो, ना कि चीनी में बना हो, चूँकि चीनी में फिर केमिकल होते हैं। तो इसे खाएंगे इंशाल्लाह तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ शाइस्ता खान जुड़ रही हैं सिवनी से। जी अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी फरमाइए। शाइस्ता साहिबा, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? जी जी, सवाल कीजिए जी, अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सवाल कीजिए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी। जी, आ रही है आवाज आपकी? जी जी फरमाए। हाँ, तो मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे अब्बू है जी तो उन्हें ना हमेशा सर्दी रहती है, उसके लिए से आप कोई दवा बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। आप उन्हें रोज़ाना जो है सीपल माजून अजवाइन के पानी में उबाल के, अजवाइन 1 चम्मच उबाले रोज़ाना, उसमें दे दीजिएगा, और ये 2 महीने खिला दीजिए। इंशाल्लाह ये सर्दी वगैरह की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। खैरुन्निसा साहिबा जुड़ गई हैं गुजरात से। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि आपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, और जो सवाल है अपना वो पूछे डॉक्टर साहब से, क्योंकि बेहद कीमती वक्त है। काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइन पर मौजूद रहते हैं, तो बराए मेहरबानी अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और अपना सवाल कीजिए। ये 2 साल से मेरे को लकवा हो गया है, हाथ खड़ा नहीं होता, क्या हाथ नहीं चलता। बहुत वक्त फोन लगाया, लगता ही नहीं है। जी, ये रूबेरू वो बात करे ना डॉक्टर साहब। जी जी, लोग करते ना, तो मेरे को भी ऐसा होता है कि मैं भी बात करूं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल रखिएगा और बताइएगा क्या परेशानी है इसके अलावा मजीद। 2 साल हुए, लकवा हो गया आधे शरीर में। ठीक जी, कोई नहीं। देखिए, लकवा जो होता है वो दिमाग की खराबी से, या दिमाग में कोई क्लॉट जम जाए, हेमरेज हो जाए, या कुछ नशे उसका गुच्छा बन जाता है, या फिर वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाती जहाँ पर हमारा वो हाथ कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखती हैं। एक तो गहरा लंबा सांस जरूर लिया करें सुबह के वक्त बैठ के, मतलब 10 मिनट जो है आप कपाल भाती और ये नोस्ट्रिल ऐसे बंद करें, इधर से छोड़ें, फिर इधर से ये बंद करें, फिर इधर से छोड़ें। तो इस तरह 5-7-10 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ताकि ऑक्सीजन दिमाग तक पूरी जाए। और साथ साथ जो है आप खाने में जो बकरे की कलेजी होती है, तो उस कलेजी को जो है उसका
यखनी कहते हैं, मतलब यानी कि उसका सूप पीती रहे, हफ्ते में कम से कम 2 बार पिए इंशाअल्लाह रहमान। और हमने जो माजून बनाई है गोल्ड माजून, और जो हमने क्रीम बनाई है पैरालिसिस के लिए, वो मंगा लीजिएगा। वो पर ऐसे मसाज करके, और बाद में एक टेंस मशीन आती है छोटी सी, टेंस मशीन जो है 1,500-2 हज़ार रुपये की आ जाती है, अमेजोन से मंगवा लीजिएगा। तो उससे इलेक्ट्रोथेरापी दीजिएगा। इलेक्ट्रोथेरापी देने से जो डीएक्टिवेट हो गई है हमारी नर्व, इंशाल्लाह वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी और आपका हाथ उठने लगेगा। और जो आप ये ग़िज़ा खाएंगे तो उससे दिमाग में वहाँ ये चीज़ जाने लगी। और ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे खून गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, जैसे रेड मीट है या फैट है किसी तरह की भी। तो फैट वगैरह को, मछली की तो फैट ले सकती है, वो फीमेल मछली की, बाकी फैट को आप एकदम पाबंदी रखें इंशाल्लाह। और फिर भी खून पतला करने के लिए आप जो है अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है या ब्लूबेरी है, ये खाते रहें तो इंशाल्लाह नेचुरल तरीके से खून पतला रहेगा। तो आपके दिमाग के उस हिस्से में जब सप्लाई होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, फरीन साहिबा है गुजरात से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 4 सवाल है और मैं काफी दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं पा रहा था। प्लीज सुन लीजिएगा। जी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन है, जब से पैदा हुई है तब से उसे नमोनिया हो गई है जी। इतना इलाज कर लिया, लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन अभी सही नहीं हो पा रही है, फिर से एडमिट है वो हॉस्पिटल में। तो आप बता दीजिए। ठीक। दूसरा सवाल, मेरे मामा को हार्ट बनने लगा है, अभी स्टार्टिंग है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। और तीसरा सवाल, ये नाक पे जो ऐसे काले काले निशान नहीं बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स, हाँ, उसके लिए जी। और चौथा सवाल ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था मुझे कि मेरे बाल काफी लंबे हैं, हेल्दी हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं जो तेल लगाती हूँ डॉक्टर का, उसमें मैं नारियल का तेल मिला के लगा सकती हूँ, और बाल नरम करने के लिए, मतलब बहुत ऐसे कड़क बाल है एकदम स्ट्रिक्ट जैसे, उसके लिए पूछना था। ठीक है, आपके कई सारे सवाल हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा इनके सवाल थे, और क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान को बहुत दिनों बाद वक्त मिलता है तो कई सारे सवाल इकट्ठा हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग, इसलिए हम भी कहते हैं कि भाई आपका अगर कोई सवाल है तो जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त लाइन पर लगे होते हैं, कई लोगों का नंबर नहीं लग पाता है। आज इन साहिबा का नंबर लगा है, फरीन साहिबा का। तो इनका पहला सवाल है कि छोटी बहन है और बचपन से ही उनको निमोनिया है और अभी भी एडमिटेड है वो। मालूम नहीं कितने साल की है वो, कितने दिन हो गया है उन्हें बच्चे को पैदा हुए हुए, ये नहीं मालूम हुआ कुछ है कि वो आईसीयू में क्यों है, ये नहीं बताया इन्होंने कितने कब पैदा हुई थी। क्योंकि अगर बच्ची है अभी 2, 4, 6 महीने की तो अलग इलाज है, और अगर बड़ी है हुई हो तो फिर भी निमोनिया रहता है तो उसका अलग इलाज है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। खैर फिलहाल ही बता देते हैं कि उसको अगर निमोनिया है तो उसको आईसीयू में आपने रखा है तो ठीक बात है, इंशाल्लाह डॉक्टर्स जो है देखभाल कर रहे होंगे। और जो वो उधर से आपका तरह वापस आ जाए, कोई बात हो तो उसकी रिपोर्ट हमें भेजिएगा। उन्होंने उसको जो डायग्नोस किया है निमोनिया, निमोनियाटिस जो होता है या ब्रोंकाइटिस जो होता है, वो नेचुरल वे में क्यों हुआ है उसको, उसकी वजह भी इंशाल्लाह वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं, चूँकि पीडियाट्रिशियन जो है काफ़ी गौर फिक्र के बाद में दवा देते हैं, तो वो आप हमें रिपोर्ट भेजेंगे तो हम बताएंगे इंशाल्लाह। निमोनिया जो है फेफड़ों की सूजन को कहते हैं वैसे तो, कि क्यों है वो सूजन। और कभी कभी ऐसा होता है हम निमोनिया समझ रहे हैं और बाद में मालूम होता है कि अंदर ट्यूबरकुलर पानी है या ट्यूबरकुलर झिल्ली होती है, उस पर टीबी हो जाती है, हम निमोनिया समझ के याद करते रहते हैं। तो वो रिपोर्ट भेजेंगे तो मैं कोशिश करूँगा समझने की क्या इसमें डिफ्रेंशिएट करूँ इंशाल्लाह। ठीक है। इनका अगला सवाल था कि जो नाक है उसके ऊपर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं अलग अलग, और साथ ही ये बता रहे थे कि जो आपका जो तेल है सिर में लगाने के लिए करिश्मा हेयर ऑयल, तो क्या उसमें हम नारियल का तेल मिलाकर लगा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें नारियल का तेल मिला के लगा सकते हैं, और साथ साथ में जो हमारा शैम्पू है वो भी खास तौर से हमने बनाया ऐसे बालों के लिए जो बताने रूखे हैं उनसे सर्द हो, चूँकि जो ऐसा बाजार का शैम्पू केमिकल्स वाले आते हैं उनसे जो रूखापन और ज़्यादा हो जाते हैं और बालों की जड़ों को कमज़ोरी आती है, तो उसे भी लें। और साथ में हमने गोल्ड कैप्सूल भी बना दिया हेयर के इम्यूनिटी के लिए, जो फॉलिकल्स हैं जो जड़ होती हैं उनको पावर देता है, ताकत देता है इंशाल्लाह। तो वो आप खाएंगी कैप्सूल मंगा करके तो ठीक हो जाएंगी। और दूसरा सवाल क्या था भाई? जी, इसके अलावा जो नाक के ऊपर जो जी हाँ, तो नाक के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये अक्सर हमारे पास में ना, आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाएं वो साफ कर देंगी, नहीं तो आप खुद करने लगे। इतनी जोर से भी ना दबाएं कि यहाँ की जो है नसें मर ना जाएं। तो दबाने के बाद में पहले बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद में हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर, हल्का सा बस 5-7 मिनट के लिए लगा लें, फिर वो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा सा ये बोरिक एसिड भी मिला लें, मतलब 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लें, 10 ग्राम बोरिक एसिड मिला लें। तो वो किसी ब्यूटिशियन के पास जाए ज़्यादा अच्छा, उससे एक बार सीख लें, फिर खुद घर पे कर लिया करें, ये मंगा जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ मोहम्मद नदीम कासमी साहब जुड़ रहे हैं फैज़ाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम।
नदीम साहब, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? नदीम साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी 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 जी, बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और अपना सवाल सही तरीके से बताएं ताकि डॉक्टर साहब आपको सुन सकें। जी, डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब जी, मौजूद है, सुन रहे हैं आपको। आप बात कीजिए। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर असलम साहब बोल रहे हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं फैजाबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नसीम कादरी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बताइए। तो तकरीबन 15 साल से मुझे शुगर है। आपका नाम हमारे साड़ू कदीर भाई जी वही दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने आपकी तारीफ किया और आपका नंबर दिया। तो अच्छा। मैं आपसे इलाज करना चाहता हूँ, उसकी क्या सूरत होगी? आपको क्या तकलीफ है? शुगर है, शुगर रहती है। 15 साल से शुगर है जी, जरूरत नहीं है। जो शुगर गो गोल्ड कैप्सूल हमने शुगर गो गोल्ड कैप्सूल बनाए हैं हमने, उसमें हमने गोल्ड डबल क्वांटिटी में डाला है और वो ये कोशिश की है कि जो अंदर नुकसान शुगर की वजह से हो गए हैं उसकी भी रिपेयर हो जाए और शुगर भी कंट्रोल में रहे। और साथ में डाइट चार्ट हमने स्पेशल बनाया, वो डाइट चार्ट भी आपको भेज देंगे। आप हमारी nmcpharma.com पे जो नंबर्स अभी बीच में भी आए थे प्रोग्राम के बीच में, ये प्रोग्राम इन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा अपनी रिपोर्ट को इंशाल्लाह। नहीं तो हमको कोई नंबर नहीं आया है, मैं टेलीफोन से ही नंबर लिया। जी जी, टीवी पे नंबर चलते हैं, अभी बंद हुए हैं, फिर रोज चलते हैं। हाँ तो इन्हीं नंबर पे। हाँ तो आप। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ टीवी नहीं है, मैं टीवी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं फिर टीवी पे जब टीवी का इस्तेमाल नहीं करते आप तो टीवी पे बोल रहे हैं? नहीं। हाँ नदीम साहब, एक काम कीजिए, आप जो डॉक्टर साहब की वेबसाइट है उस पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। nmcpharma.com पे आप नंबर पड़े हुए हैं, उन पे आप फोन कर लीजिएगा और अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रॉब्लम का। इंशाल्लाह उधर से हम दवा बना के भेज देंगे, उधर से आपको अकाउंट नंबर ही भेजेंगे, उसमें आप अमाउंट डालिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोई सी बात नहीं। जो जी मैं वो नंबर दे देते हैं जिसपे हम। जी वो नंबर जो है हमारे nmcpharma.com पे लिखे हुए हैं। nmcpharma.com। जितने भी हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके यहाँ पर टीवी नहीं है या फिर कोई परेशानी है तो nmcpharma.com पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। आप तो क्योंकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है और साथ ही साथ जो डिजिटल इतना इंडिया हो गया है, तो आप इसके ज़रिए भी हमसे जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से जितनी भी परेशानी है वो कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उनके नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप उसके ज़रिए राब्ता कायम कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मजीबुल्लाह खान कश्मीर से। जी मजीबुल्लाह साहब बताएं। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, मेरा भाई एक छोटा है 40 साल का। हेलो जी 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 फरमाएं। मजीबुल्लाह साहब बताएं। छोटा है 40 साल का, उसको शुगर है, कंट्रोल में नहीं रहता है, 300 350 रहती है। अब इससे हो गया, उसके आंखों में थोड़ा डिफेक्ट हो गया। अब डॉक्टर साहब ने बोला इसको लेंस लगाओ जी। लेंस तो और उसके पूरा प्रॉब्लम हो गया, कमजोर हो गया, सूख गया है बिल्कुल जी। क्या मेहरबानी करके कुछ इलाज बताए। हेपेटाइटिस सी भी हो गया था उसको, हेपेटाइटिस तो थोड़ा ठीक हो गया। मेहरबानी करके कोई इलाज इसका बताए तो ठीक हो। बिल्कुल कमजोर हो गया है, कमजोर हो। कितने साल का बच्चा है? कम हो गई है। कितने साल का बच्चा बोला शाहबाज भाई? 40 साल का। 4 साल का। अच्छा 4 साल। 40 का। 40। अच्छा माशाल्लाह, 40 साल है। चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया। भाई कश्मीर में तो माशाल्लाह हमारा ये राह निजात और इस्लाम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है, बहुत कॉल्स आती हैं और अल्लाह का शुक्र है वहाँ बुलाया भी है। 31 तारीख को हमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पहुँचने की, रब्बुल आलमीन और एजाज़ दे रही है वहाँ के LG हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ के लोग बड़ा पसंद करते हैं प्रोग्राम को, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो आप जो हैं 40 साल के जो आपके हो गए हैं बच्चे, तो उनके लिए आप जो गोल्ड और डायमंड माजून है वो खिलाएं इंशाल्लाह। तो जो कमज़ोरी आ गई है तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। और आंखों की जो आपने बताया कि प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? कैटरेक्ट वैसे हो नहीं सकता इस एज में, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई वो अब अगर आप भेजेंगे इंशाल्लाह तो हम उसके बारे में, चूँकि हमारी बेटी डॉक्टर सफ़ीना तबस्सुम जो है पहले CRPF में जो थी डिप्टी कमांडेंट थी, वहाँ से वो रिज़ाइन करके सहारनपुर में उन्होंने नर्सिंग होम बना लिया और जो 2 साल ट्रेनिंग ली शराफ हॉस्पिटल दिल्ली, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया का, उसमें ट्रेनिंग ली। जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसकी फेको और लेज़र की, वो अब यहाँ कर रही हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ बुला लेंगे, इंशाल्लाह ऑपरेशन करा देंगे। तो वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कोशिश करेंगे आपका अच्छा काम हो और आपको इकोनॉमी भी अच्छा, सस्ता ही पड़े। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी रिपोर्ट भेजिए। लेकिन फिलहाल आप अपना
हमारे जो नंबर चलते हैं एनएमसी फार्मा पे जो नंबर्स हैं उन पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इंशाल्लाह गोल्ड और डायमंड माजून भेज देंगे, वो खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ बदायूं से जुड़ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा बोल रही हैं? मैं समा बोल रही हूँ बदायूं से। जी शमा जी बताएं। वो सर मेरा ये था क्वेश्चन, मुझे ना एक करिश्मा हेयर का छोटा पैक चाहिए था, क्या बड़ा ही है उसमें का छोटा भी है? आपकी आवाज़ थोड़ी कम है। जी आवाज़ साफ नहीं आ रही। अच्छा करिश्मा हेयर ऑयल का छोटा पैक है या फिर फार्मा पे जाइए या फ्लिपकार्ट पे जाइए, इंशाल्लाह मिल जाएगा, या अमेज़न पे। जी छोटा भी है। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। तो जितने भी हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े थे उन तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर असलम खान साहब ने अपना बेहद कीमती वक्त हमारे साथ निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपने नाजरीन को ये बता देते हैं कि अगर आपकी कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर असलम खान साहब की जो एनएमसी फार्मा है nmcpharma.com उस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, और आपकी जो परेशानियाँ हैं उसका जो सवाल है वो लिख कर उनको व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके बाद वो आपको बता देंगे कि उसका तरीका क्या है, और दवाई के लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।